हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 17 फरवरी को जो मैंने होमवर्क दिया था उसके टेस्ट के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 50 MCQ मिलेगा लूसेंट से और 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से। तो टोटल 60 MCQ कवर करेंगे हम लोग। एक चीज़ आप लोग कमेंट करते हैं कि यार क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है टाइम को लेकर के, इस वजह से मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकता हूँ। आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बस वीडियो को देखिए, 60 क्वेश्चंस काफ़ी है, 50 क्वेश्चंस जो कि लूसेंट से, 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कल के क्यूज में जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसके राइट आंसर का। क्वेश्चंस ये था कि हाल ही में LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होता है आनंदा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, आनंदा लॉन्च किया गया। तो हम आशा करते हैं कि अपने साथ एक पेन और नोटबुक लेकर के बैठे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि कितना स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। ए को टिक करेंगे, पर्ण, ठीक है। पर्ण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो कि सही नहीं है। तो बताइए कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखिए क्या है कि पुरंदर की संधि 1776 बिल्कुल सही, बडगांव की संधि 1779 सही है, सलबाई की संधि 1782 ये भी सही है, लेकिन बसीन की संधि 1803 ये गलत है। क्योंकि बसीन की संधि क्या था, 1802 था, और 1803 जो है वो देवगांव की संधि है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डी पॉइंट्स हमारा गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को हुआ, बिल्कुल सही है। यह युद्ध बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम विजयी रहे। तो देखिए ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 और 2 करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो बताइए कि कौन सा मिलान सही है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। हो सकता है कि सिंगल भी पूछ ले या फिर इस तरह से ही पूछ ले। तो यहाँ पे देखिए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला था, बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 17 से 19, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट सही है। उपरोक्त डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वो मगध का शासक था, हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने पिता को मार करके राज्य प्राप्त किया था। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर के एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। अजातशत्रु के समय में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो बुद्ध का महापरिनिर्वाण, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो वहां के शासक कौन थे, बी को टिक करेंगे, दाहिर जो थे वहां के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से जो कि पूर्णतः मुक्त रखा। तो जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था किसको, ब्राह्मणों को मुक्त रखा था, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये कमेंट करके बताइए कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। चलिए अगला क्वेश्चन कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ का निर्माण जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कराया गया था, और वो किसके द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज चौहान के जो हम कह सकते हैं कि दरबारी कवि थे, उनके द्वारा लिखा गया था। इनमें से कोई नहीं, चंद्र बदाई के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान प्रियदर्शी भी था। तो दीवान प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना गया है, अशोक को। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी समिट 2.0 इन एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। इस समिट में फ्री अटेंड होने के लिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें और यूज़ करें हमारे रेफरल कोड निरंजन 10। इन सभी चीज़ों का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस समिट में बहुत से ऐसे हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगे IAS एग्ज़ाम्स क्लियर करने में, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी, दीपक गुप्ता, जयेश रंजन और भी बहुत लोग। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस समिट में आपको
अनअकैडमी के बेस्ट एडुकेटर भी गाइड करेंगे। ध्यान दें फ्रेंड्स कि जो भी बच्चे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये 2 दिन का सब्मिट ज़रूर अटेंड करना चाहिए। इस सब्मिट में से आपको काफ़ी जो कि फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे कि एग्ज़ाम्स कैसे क्रैक करना, ठीक है। साथ साथ जिन्होंने एग्ज़ाम्स पहले निकाला है वो आपके हर एग्ज़ाम से जुड़े जो सवाल होंगे वो आपको देंगे, ठीक है, सवाल के जवाब देंगे। आपको रैंकर्स की तैयारी कैसे करना है इसके तरीके बताए जाएंगे। आईएएस ऑफिसर की ज़िंदगी को और भी अच्छे तरीके से गहराइयों से जानने का मौका मिलेगा और भी बहुत कुछ। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस 2 दिन के इवेंट में आप क्या क्या है और वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहली चीज़ तो ये 2 दिन का इवेंट चलने वाला है, ठीक है। 70% वक्ता होंगे, 20 टॉक्स एंड डिस्कशन सेशन चलेगा और 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस समिट के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा जो सेशन होगा, पूरा इवेंट होगा, वो ऑनलाइन होगा। आपके मन में काफ़ी सवाल होंगे जैसे कि इसके रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या रहेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, बस आपको एडवांस में रजिस्टर करना है, ठीक है। और एक चीज़ और आ रहा होगा कि क्या मैं इस सेशन को अटेंड कर सकता हूँ, सारे सेशन को अटेंड कर सकता हूँ। बिल्कुल हाँ, आप सारे सेशन को अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि बट कुछ सेशन जो होंगे वो पैरेलली भी चलेंगे। और भी आपके सवाल हो सकते हैं इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये समिट जो है वो सबके लिए खुला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, तो जी हाँ, आपके सवालों को भी महत्व दिया जाएगा स्पीकर्स द्वारा सेशन के अंत में। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर कीजिए और जब रजिस्टर कीजिएगा तो मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा, मेरा कोड है निरंजन 10, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है, यानी घटते क्रम में आपको बताना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जो हमारा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जिसमें सबसे अधिक जो योगदान होता है वो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का होता है सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद इस तरह से हमारा क्रम बैठेगा, सेवा कर, उद्योग और कृषि, ठीक है। ऑप्शन हम ए को यहाँ पे टिक करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है, ए को टिक करेंगे 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा, तो ये चुना जाता है किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, यानी हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि कितनी होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि 148 से 151 के अंतर्गत है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति का जो अवधि होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो इसको हम टिक करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोलार जो स्वर्ण खदान है किस राज्य में स्थित है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है, और ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका लाइक ही तो है हमें मोटिवेट करते हैं यार क्वेश्चंस को रेडी करने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। अगला क्वेश्चन की दक्षिण अमेरिका के लिए किस शहर को फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के किस शहर को फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, आपको पता है, और लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, तो यहाँ पे सही आंसर होता है ययाति केसरी ने, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, हम पढ़ सकते हैं कि लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। और ये भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लोथल, ठीक है, लोथल यहाँ का कह सकते हैं कि बंदरगाह था और ये गुजरात में स्थित था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा लोथल किस नदी के किनारे बसा है, जल्दी से बताइए, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। लोथल किस नदी के किनारे बसा है, तो भोगवा नदी के किनारे बसा था, ठीक है ना। जिन दवेस्ता की प्रसिद्ध पुस्तक है, बताइए कि जिन दवेस्ता किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ध्यान रखेंगे जिन दवेस्ता पारसियों की प्रसिद्ध पुस्तक है, ये सही आंसर होगा। हम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट पढ़ सकते हैं,
अवेस्ता शब्द का अर्थ होता है आधार तथा स्तंभ। यह पारसी धर्म से संबंधित यानी कि पवित्र ग्रंथों का सामूहिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर यहाँ पे होगा क्या? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, कराची। ठीक है, और वर्तमान राजधानी तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है कौन सा देश? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील। नेक्स्ट वन है कि आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? राइट, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए, नील नदी। ठीक है, नील नदी पर स्थित है आसवान बांध। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो कौन सा यहाँ पे चैनल जो होगा वो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? छोटा अंडमान कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि दस्त-ए-लूत जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दस्त-ए-लूत ये इराक नहीं, ये ईरान में। ठीक है, ईरान में यहाँ पे होगा सही आंसर ईरान। तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि उत्तरी अमेरिका का टूटा हुआ हिस्सा ग्रीनलैंड, जिसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं, पर राजनैतिक अधिकार किस देश का? पर राजनैतिक जो अधिकार है इस पर किस देश का है? ग्रीनलैंड पर राजनैतिक अधिकार किस देश का आता है? डेनमार्क। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा एंडीज। ठीक है, एंडीज, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, एंडीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो लूसेंट डायरेक्ट में आपको नहीं मिला, डायरेक्ट लूसेंट बुक में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने डाटा को चेंज कर दिया होता है, क्योंकि कथन वाला इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं रहता है। और आपको पता है कि बिहार ऐसा एग्जाम्स में आपको कथन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। इस वजह से मैं क्वेश्चंस करता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो कि ओरिनीको नदी की सहायक नदी जो कि कैरो नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे सबसे ऊंचा झरना, वेनेजुएला, आपको पता है वेनेजुएला में है साल्टो एंजल जलप्रपात जिसका नाम है। ठीक है ना, और ये ब्राज़ील पठार में स्थित है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ब्राज़ील के पठार में नहीं, गुयाना के पठार में स्थित है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए और केवल एक सही आंसर होगा, ए को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह अर्जेंटीना के हृदय के रूप में जाना जाता है, यानी कि पंपास जो है अर्जेंटीना के हृदय के रूप में जाना जाता है। यहाँ पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा नामक घास उगाई जाती है, ये पॉइंट भी सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि असत्य है, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चिली में स्थित चुकी कमाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चुकी कमाता खान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी कर टिक करेंगे, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 1757। और अगर मैं पूछ लूँ कि 1757 कब, कौन सा डेट? 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 याद रखिएगा। तो 23 जून 1757 की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का पराजय हुआ। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया तथा युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? वो कौन सी झील है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र जो कि नई दिल्ली में हुआ था, और ये कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो देखिए, संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में विशेष करके बात कही गई है जनजातीय प्रशासन के संबंध में, और उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आता है, ना कि मणिपुर, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, मणिपुर। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कभी कभी डाल देता हूँ। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है?
तो ध्यान दीजिएगा, धन विद्या की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में? तो अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो आपने गलती की है, क्योंकि यहाँ पे बात राष्ट्रपति की जा रही है और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 से संबंध होता है, जबकि राज्यपाल का संबंध है 213 से, यानी हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस महाद्वीप में है? कोटोपैक्सी जो है किस महाद्वीप में स्थित है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला इस्पात संयंत्र जो किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? बी को, बेसाल्ट चट्टानों से। अच्छा, बेसाल्ट किस चट्टान के अंतर्गत आता है? कोई कमेंट करके बता सकता है? मैंने आपको कई बार बता भी चुका हूँ, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मेंटल। ठीक है, मेंटल को कहते हैं व्हाइट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? पृथ्वी पर अगर हम बात करें, ग्लोब पर टोटल देशांतरों की संख्या 360 और 1 घंटे की भी बात की जाती है, यानी कि पूरे अगर 24 घंटे में देखें तो 1 घंटे में यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1 घंटे में अगर निकालें तो कितना होगा? सही आंसर 15, यानी कि 15 डिग्री वो घूम जाती है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? किस मंडल में होगा? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल सही आंसर होगा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? नौकागम्य का मतलब सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं, नौकागम्य यानी कि नौका चल सकने वाली, ठीक है, जिसमें नौकाओं का अच्छे से जा सकते हैं। तो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? तो टीटीकाका झील। ठीक है, और टीटीकाका झील को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जैसे हनीमून लेक के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि पूछा भी गया क्वेश्चन से, ध्यान रखेंगे, हनीमून लेक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता के प्रावधान था। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछाएगा कि पूना समझौता हुआ कब था? 1932। लेकिन इतना ही नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कि डेट क्या है? 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। और इसका जो प्रावधान था वो था कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। उत्पादक, देखिए मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करते हैं और वहाँ पे उत्पादक की जब बात की जाती है तो वहाँ पे हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, और हरे पेड़ पौधे का कार्य क्या होता है? आई होप कि आपने होमवर्क अपना कंप्लीट किया होगा, उसमें आपने पारिस्थितिकी को अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि उत्पादक जो होते हैं वो हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधे का कार्य होता है कि सौर ऊर्जा को, यानी कि सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा होती है उनको पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यानी हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या फिर मुख्य स्रोत क्या होता है? तो परितंत्र में अगर हम बात करें तो प्राथमिक और मुख्य जो स्रोत होता है वो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश होता है मुख्य स्रोत। ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? देखिए परिस्थितिकी तंत्र को समझना है तो सिंपल सी भाषा में थोड़ा सा माइंड लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा माइंड लगा के सोचेंगे तो सारे क्वेश्चंस को अपन अटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, तो आपको पता है कि देखिए इसमें होता क्या है, एक तो उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और एक अपघटक होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपने डेफिनेटली पढ़ लिया होगा। अगर हम उत्पादक की बात करें तो उत्पादक के अंतर्गत क्या आते हैं? चूँकि हरे पेड़ पौधे, और आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में बात करें तो अलग अलग प्रकार के जो कि प्रजाति पाई जाती है पेड़ पौधों की, तो सबसे अधिक संख्या में अगर हम देखें तो प्राथमिक उत्पादक ही होंगे, यानी ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मरुद्वीदों का लंबा मूलतंत्र होता है, इसका कारण क्या? मरुद्वीद का मतलब आपने समझा होगा, यानी कि जो रेगिस्तान में
पौधे उगते हैं उनको हम लोग कहते हैं रेगिस्तान में उगने वाले, जिसको हिंदी में मरुद्भिद या फिर हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं ज़ेरोफाइट। ठीक है, तो मरुद्भिद का लंबा मूल तंत्र होता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जो उनके जड़ होते हैं वो काफ़ी गहराई में चले जाते हैं, यानी कि गहरे जल स्तरों के से जल अवशोषित करने के लिए जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई में चली जाती हैं। इस वजह से उनका मूल तंत्र जो होता है लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है अहमदाबाद में। ए को टिक करेंगे, अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अपघटक जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता का अपघटन करते हैं, सॉरी यहाँ पे उद्घाटन ही, अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, मुख्यतः किसके अंतर्गत आते हैं? मुख्यतः इसके अंतर्गत आते हैं, यानी अपघटक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो अपघटक के अंतर्गत कवक और जीवाणु दोनों आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसने दिया था? एजी टॉन्सले को टिक करेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन हम लोगों ने लूसेंट से कंप्लीट किया। अब बात करते हैं करंट अफेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम में किया गया। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो राज्यों के बीच तक चलने वाली 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई है हाल ही में। तो ये करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। महाराष्ट्र में कहाँ, पश्चिम बंगाल में कहाँ? तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलने वाली 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नरेश कनोडिया, जिन्हें सुपरस्टार और गुजराती सिनेमा के अमिताभ बच्चन के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध थे। तो क्या होगा सही आंसर? वो एक प्रसिद्ध अभिनेता भी थे, संगीतकार भी थे और राजनेता भी थे, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में 2020 की थीम क्या थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और इसका जो थीम था सत्कार भारत समृद्ध भारत, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नासा वेधशाला का नाम बताइए जिसने चंद्रमा के क्रेटरों में से एक प्राकृतिक खगोल विज्ञान में प्रकाशित अध्ययन में पानी के अणुओं का पता लगाया है। पानी के अणुओं का पता लगाया है सोफिया। ठीक है, सोफिया वेधशाला जो कि नासा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कबरतल वेटलैंड, जिसे कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है, रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? कवर जो झील है कबरतल वेटलैंड के रूप में भी जाना जाता था, तो सही आंसर यहाँ पे होगा बिहार। ठीक है, बिहार का ये जो एक पहला आप कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बिहार का पहला ये रामसर स्थल इसमें घोषित किया गया, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। छोटा सा पॉइंट भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन के कबरतल वेटलैंड को घोषित किया गया, जिसे बेगूसराय बिहार में कंवर झील के रूप में जाना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फेनी ब्रिज के संबंध में विचार कीजिए। हाल ही में चर्चा में था फेनी ब्रिज, तो इसके संबंध में 2 पॉइंट्स दिए गए, दोनों पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। इस ब्रिज की लंबाई जो कि 1.8 किलोमीटर बिल्कुल सही है, और ये भारत के मेघालय से चिटगांव बांग्लादेश को जोड़ता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि भारत के त्रिपुरा, ठीक है, भारत के त्रिपुरा से चिटगांव बांग्लादेश को जोड़ता है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, केवल और केवल एक सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट हम पढ़ सकते हैं कि नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने घोषणा की कि 1.8 किलोमीटर फेनी ब्रिज दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा, और यह चिटगांव बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शोधकर्ताओं की टीम ने किसकी एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट, सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित राजगढ़ किले में इचिनोप्स सेहाइड्रिक्स है।
तो ये जो नई प्रजाति खोजी गई है फूलों का पौधा, ठीक है, फूलों के पौधे की नई प्रजाति है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होगा, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो सही आंसर जानने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह से रोजाना न्यू वीडियोस मिलती रहती है। सही आंसर हो जाता है सबरप्रीत सिंह, ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सबरप्रीत सिंह। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि सबरप्रीत सिंह ने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक 1984 के सिख नरसंहार या फिर कह सकते हैं कि सिख विरोधी दंगों को याद करती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 60 MCQ कवर किया। आई होप कि काफ़ी अच्छी स्कोरिंग आपने कर ली होगी। नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपने कितना स्कोर किया। क्यूज का क्वेश्चन ये है कि एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बता दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।